ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पे, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स क्लास 12 के जो है चैप्टर 2 यूनिट, जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है तुम लोगों को। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके, रेडी फॉर दैट। तो फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें आती है। फर्स्ट आती है मोलारिटी, मोलारिटी। सेकंड आता है आपका मोलालिटी, मोलालिटी। और थर्ड आएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो ये तीन चीजें हैं। फर्स्ट है मोलारिटी, दूसरा है मोलालिटी और तीसरा है मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी में क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखेंगे और उससे न्यूमेरिकल्स जो हमारे एनसीईआरटी में उसको करेंगे। तो आज का मेन फोकस क्या होगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करके आओ। तो फर्स्ट देखो मोलारिटी। मोलारिटी में देखो हमारे अकॉर्डिंग 3-4 फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले है कैपिटल एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई वी। इसको और अगर एक्सपेंड करोगे तो कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी 1000 और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम और वॉल्यूम हो जाएगा एमएल में। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप क्या करोगे, वहां पे 1000 अप्लाई नहीं करोगे और लीटर में नहीं है तो क्या कर दोगे, 1000 को अप्लाई कर दोगे। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब प्रॉब्लम आती है डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है आपका वेट ऑफ सोल्यूट जो गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, कितना ग्राम वेट है सोल्यूट का। एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। जैसे सपोज करो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। 23 हो जाएगा सोडियम का, ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1, ये मिला करके 40 हो जाएगा। ठीक, तो एमबी हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। जिस सोल्यूट का नाम गिवन होगा उस सोल्यूट के नाम को आपको क्या करेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो पहला काम ये हो गया। सेकंड काम में चलो, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस चीज का होगा, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। किसका होगा, सोल्यूट का नहीं होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन वेरिएबल है और कैपिटल एम है मोलारिटी, बस। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला तुम्हारा ये हो गया। सेकंड फार्मूला इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी जो ऊपर मेंशन है, एम बी जो भी ऊपर मेंशन है, इनटू 1000 और यहाँ पे वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम कैसा आना चाहिए, एमएल। इसके बाद एक चीज और आती है, अगर कभी कभी डेंसिटी दी होगी और परसेंटेज गिवन होगा तो उसमें एक शॉर्टकट का फार्मूला है। उस फार्मूले को हम बोलेंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसी मोलारिटी की बात हो रही है तो x क्या होगा, ऐसे लिखेंगे कैपिटल M जो कि मोलारिटी है इज इक्वल टू लिखेंगे x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। x जो होगा वो परसेंटेज होगा, किसका परसेंटेज, ऑलरेडी गिवन होगा। दूसरा क्या होगा, डेंसिटी होगी जो गिवन होगी 10, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, इसको बोलोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये मोलारिटी हो गया। और लास्ट फार्मूला होगा M1V1 इक्वल टू M2V2 जो कि डाइल्यूशन के लिए होता है। तो अब इन सारे फार्मूले को मैंने अंडरलाइन किया। फर्स्ट ये, इसको फर्स्ट बोला, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड फार्मूला है और ये फोर्थ फार्मूला है। इन 4 फार्मूले के बाद आप किसी भी को सब कर सकते हैं। कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल अगर आएगा मोलारिटी से तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इन फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूले की बात कर रहे हैं। इस फार्मूले को तुम लोग अलग कहीं पे लिख लो, अलग लिखने के बाद फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने हटा दिया। जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी हम उस फार्मूले को लिखना स्टार्ट कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जरा देखो 5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो इंटेक्स्ट का है, अनसॉल्व्ड है, एक्सरसाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें से दिया हुआ 20% KI पोटेशियम आयोडाइड जिसकी डेंसिटी की वैल्यू 1.202 बस, और कंडीशन दिया हुआ है एक्वस मीडियम। आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इंटेक्स्ट का है, गिवन है 20% पोटेशियम आयोडाइड, डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना है तीनों चीजें, कैपिटल एम जिसको मोलारिटी का, स्मॉल एम जिसको मोलारिटी का, और एक्स जिसको बोला मोल फ्रैक्शन। मगर हमने अभी किसको स्प्लिट किया है, अभी हमने सिर्फ आपको मोलारिटी स्प्लिट किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मोलारिटी इस क्वेश्चन का निकालेंगे, रेस्ट आप चीजें अभी डब करेंगे, बाद में निकालेंगे। ठीक, अब जरा सोचो, यहाँ पे
डेंसिटी भी दी हुई है, ये डेंसिटी है और ये परसेंटेज दिया हुआ। तुम्हें अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि अगर डेंसिटी परसेंटेज दिया हुआ है तो कैपिटल एम का ये फार्मूला लगाओ, कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्स, जो परसेंटेज है, डी डेंसिटी है और ये 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगा दो। एक्स कितनी वैल्यू है, 20 गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.202, 10 कितना है ये, तो ये तीनों चीजें रख दी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पोटेशियम और आयोडाइड। तो के और के की मॉलिक्यूलर मास निकालो। के का मास हम बता दे रहे 39 होता है, आई का मास होता है 127, इन दोनों को ऐड करोगे तो 166 ग्राम आ जाएगा या 166 यू आ जाएगा। ठीक है, इस एमबी की जगह पे, ये वाले जगह पे इस 166 को पुट कर दो और कैपिटल एम लिखो, एक्स लिखो, एक्स की वैल्यू रखना 20 क्योंकि यहाँ पे 20 गिवन है पहले से, एक्स की वैल्यू 20 लिख देना। अब डी की कितनी दी है 1.202 दी है, इनको 10 कर देना। मॉलिक्यूलर मास क्या करोगे आप, लिख दोगे 166। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तुम्हारा काम, मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बता दिया, आप इजीली क्या करोगे, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.40 या 444, जो कि 1.5 आएगा, ये इसका हो जाएगा। और कैपिटल एम लगा देना क्योंकि कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ कि सिमिलरिटी कितनी है 1.45। डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है कैपिटल एम वाला फिनिश हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और वो भी एनसीईआरटी का होगा, मगर वो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो एक्सरसाइज का होगा। इस पॉइंट से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे ESP को भी हम हटा दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, मगर कहाँ का है, एक्सरसाइज का। वहां पे दिया हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड, जिसका नाम है HNO3। क्या दिया हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड, उसका नाम है 68% HNO3। क्वेश्चन नंबर है 4 और उसमें डेंसिटी कितना दिया भाई, जल्दी बोलो, 1.504। जरा चेक करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 कर दोगे, ये हो जाएगा आपका गिवन स्टेटमेंट। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट गिवन है उसको पुट करो। सेकंड कंडीशन में अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला मैंने 4 दिया, जो लिख लेना चाहिए था तुमको, उस फार्मूले में कौन सा फार्मूला फिट आएगा उसको अप्लाई करो। यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ डेंसिटी दी है। जब भी परसेंटेज और डेंसिटी गिवन हो, क्या चीज, जब भी परसेंटेज और डेंसिटी गिवन हो तो आपका काम क्या होगा, आपको तुरंत से मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल M इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 68%, डेंसिटी कितनी है 1.504 इंटू 10 अपॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमें HNO3 का निकालना है। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 जैसे ही देखोगे तो H में कितना है, 1 हाइड्रोजन, N कितना है, जल्दी बोलो, 1 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है 3 बार। तो यहाँ पे लिखोगे 1H प्लस उसकी वैल्यू कितनी है 14 नाइट्रोजन की, और यहाँ पे कितना 16 इंटू 3 करोगे। इनको जब तुम ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 63, मतलब मॉलिक्यूलर मास ये जो है B जो HNO3 का था ये आ गया 63। इसको यहां से रिप्लेस कर देना और इसके बाद लगा देना यहां पे 63, कैपिटल M इज इक्वल टू लिख देना, और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्या था, 68% HNO3, जिसकी डेंसिटी इतनी दी है और परसेंटेज दिया हुआ है इतना, और सब्सटेंस का HNO3 है तो मॉलिक्यूलर मास निकला 63। तो फार्मूला कौन सा लगा दिया, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डन। अब बेटा एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का ही है, इंटेक्स का नहीं है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां पे सॉल्व करूंगा इस जगह पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी ये लो। अब क्या करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे फिर देखोगे तो 10% ग्लूकोज दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां पे लिखेगा 10% ग्लूकोज, डेंसिटी वहां पे दी है 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पावर -3। ओके, निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मगर अभी तक हमने एक्सप्लेन क्या किया, सिर्फ और सिर्फ
मोलैरिटी के बारे में, तो हम मोलैरिटी के बारे में करेंगे और फार्मूला फिर वही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। जैसे ही परसेंटेज डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी हम लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपन मॉलिक्यूलर मास। एज यूजुअल उसी क्वेश्चन के जैसे फिर से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे और वो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल M, परसेंटेज कितना है 10 इंटू डेंसिटी 1.20 इंटू 10 अपॉन ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। हर बच्चे को पता होना चाहिए, होता भी है। तो लिखोगे C6 ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का नंबर कितना होता है, मास 12 इंटू 6 करना प्लस 12 करना प्लस 16 इंटू 6 करना, सम आएगा 180, तो यहाँ पे 180 रख देना। और ये अब जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.6 समथिंग, तो वो आपका हो जाएगा। तो इस पेज पे x इंटू डी इंटू 10 के बेस पे हमने 3 डिफरेंट फार्मूले सॉल्व किया। क्या क्या? x इंटू डी इंटू 10 के बेस पे 3 डिफरेंट फार्मूले सॉल्व किया। फर्स्ट क्या था 20% KI, जो क्वेश्चन कहां से उठाया, क्वेश्चन नंबर 5 कहां से, इंटेक्स से। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज का है नाइट्रिक एसिड का, एनसीईआरटी क्लास 12, और एक क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 12 का इंटेक्स एक्सरसाइज है। तो ये 3 क्वेश्चन x इंटू डी इंटू 10 आप जैसे पुट करोगे आ जाएगा। तो तुम लोगों को एक चीज ये मैं बता दूं, किसी भी सिचुएशन में जब परसेंटेज और डेंसिटी गिवन हो, वो चाहे कहीं का भी फार्मूला हो, उसके केस में आपको क्या करना है कि बस x इंटू डी इंटू 10 लगाना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जहां x को रखना परसेंटेज, d को रखना डेंसिटी और m को रखना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ओके, मोलैरिटी का एक पॉइंट बच गया है, तो उसमें m1v1 इक्वल टू m2v2 स्टार्ट करना है, राइट। तो m1v1 क्या होता है, यहां वाला फार्मूला लिख देते हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2। अगर हम एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या चीज, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3, तो उस क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफाइड है एक सब्सटेंस है, उसका नाम है कोबाल्ट नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। इसको सब्सटेंस का नाम है ये CONH3 का, और उसका जो कंपोनेंट है वो है 30 ml, और जो उसका मोलैरिटी है वो बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मोल पर लीटर। तो ये 3 चीजें दी हुई हैं, और चौथा चीज ये पूछा है कि अगर हम उसको 500 ml तक डाइल्यूट करें, 500 ml तक डाइल्यूट करते हैं तो उसकी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की जो रिजल्टिंग मोलैरिटी होगी तो क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ओके, तो गिवन कंटेंट कितना बेटा, जो इसमें 30 ml गिवन है वो है आपका V1, जो 0.5 है वो है M1, और जो 500 है वो है आपका V2। तो 3 चीजें इसमें दी, और फार्मूला क्या है, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 क्या है, गिवन है, m2 क्या है, गिवन है, v1 क्या है, वो भी गिवन है। डन, ओके। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, और क्या करोगे, तो वैल्यू पुट करके कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखो कैपिटल M, m1v1 इक्वल टू m2 और v2। m1 के लिए वैल्यू रखो 0.5, v1 की वैल्यू रखो 30 ml, और m2 की वैल्यू नहीं पता इसलिए x लिखो, और v2 की वैल्यू पता है इसलिए इसको लिखो 500। और जैसे ही x इज इक्वल टू करोगे 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, आपको आ जाएगा 0.03 कैपिटल M या 0.03 मोल पर लीटर। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। डन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया m1v1 m2v2 वाला भी क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल m, जिसको बोलेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी को समझने के लिए पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है Wb जो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, Mv जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, 1000 जो 1000 है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो कि एनर्जी। इतनी चीज को कैपिटल M बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोलैरिटी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मगर सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, जब ये मोलैरिटी की बात करेंगे स्मॉल m की, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो पढ़ क्यों रहे, थोड़ा सा डिफरेंस है।
उस डिफरेंस में ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देना, ठीक। और फिर क्या लिखना, WB लिखना, MB लिखना, 1000 भी लिखना, मगर लिखना क्या नहीं, वॉल्यूम, और उसकी जगह लिखना WA। और जो WA है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों में बस इतना ही माइन्यूट डिफरेंस है। जिस बच्चे को मोलरिटी आ गई उसको मोलरिटी भी आ गई। चेंज क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे वेट, यहाँ पे सॉल्यूशन और यहाँ पे सॉल्वेंट। डन। तो एक फार्मूला तुम्हारा ये बन गया, इसलिए मैं इस फार्मूले को रिप्लेस कर दूंगा, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे और होना नहीं, ठीक। अब क्या करोगे बच्चा, इसमें जो दूसरा फार्मूला है वो शॉर्टकट फार्मूला है, एमसीक्यू के बच्चों के लिए बहुत इजी है। अगर आप उसको प्रोसेसिंग से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इस प्रोसेस से करोगे तो विद इन सेकंड फट से उसको सॉल्व करोगे। इसको बोलते हैं आर के प्रिंसिपल। तो सेकंड्स में हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन mb और 100 माइनस x। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, ये कहीं बुक में नहीं गिवन है, मगर इससे आंसर आ जाएगा। और एमसीक्यू करना है, हमको एक्सप्लेन करना नहीं है, तो हम ये वाले फार्मूले को यूटिलाइज करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इजी है, जल्दी से आ जाएगा, तो करना ही है। अब क्या करोगे, अब हम फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का 5th क्वेश्चन, ठीक। इंटेक्स के 5th क्वेश्चन में वही वाला क्वेश्चन है, क्या चीज, 20% KI, वहां पे लिखा हुआ है वेट बाय वेट, ब्रैकेट में छोटा सा W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वेट बाय वेट। और डेंसिटी लिखी है, डेंसिटी की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, डेंसिटी को इग्नोर कर दो। इसके बाद फिर क्या है, लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, और पूछा है कि मोलरिटी पता करो। उसमें मोलरिटी भी पता करना है और मोलरिटी पता करना है। मोलरिटी जो हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया, अब स्मॉल m मोलरिटी पता करने जा रहे हैं। अब मोलरिटी के लिए ये वाला फार्मूला थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर याद कर लो बेटा, ये फार्मूला फट से आ जाएगा और जैसे ही आ गया आपका आंसर आ जाएगा। ओके, परसेंटेज कितना दिया हुआ है बोलोगे सर 20%, इनटू क्या करोगे 1000, ये आंसर है, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। ओके, और इसमें एमबी की वैल्यू वैसे ही 166, जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम कितना था, K था 39 और आयोडीन कितना था 127, जब दोनों को ऐड किया तो 166 हो गया, उसको यहां पे लगा दिया। तो पहला हमारा हो गया x जो परसेंटेज था, दूसरा यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 रख दिया, mb जो मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट है 166 रख दिया। इसके बाद ब्रैकेट ले 100 माइनस x मतलब परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 20%। 100 में से अगर तुम 20 रिड्यूस करोगे, मीन सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आ जाएगा 80। फाइनल क्या हो गया, स्मॉल m इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 अपॉन 166 इंटू 80 इज सेड टू बी 80। डन। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1.50 या 1.5 समथिंग, और आंसर हो गया मोल पर केजी लिखना, उसमें मोल पर लीटर लिखना था, मोलरिटी में लिखना मोल पर केजी। डन। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी पैटर्न पे, इस वाले पैटर्न पे हम फिर से कहां चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा, मगर सॉल्यूशन का होगा, आई मीन उसमें होगा एक्सरसाइज का। तो ओपन करो जल्दी से बुक पलटो एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर 5 में जाओ, वो हो जाना चाहिए सॉल्यूशन, आई मीन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को खोलो, वहां पे फिर से गिवन है, क्या गिवन है, लिखा हुआ 10%, वही वाला क्वेश्चन, ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये परसेंटेज कितना दे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10%। कंडीशन लिखा हुआ वेट बाय वेट, जैसे ही वेट बाय वेट लगेगा तुम्हारा ये वाला फार्मूला तुरंत से अप्लाई होगा, और फार्मूले का नाम क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू x इंटू 1000, डेंसिटी मत लगाना क्योंकि स्मॉल m निकालना है, इंटू WB नहीं MB, WB भूल के भी मत लिखना, MB 100 माइनस x। अब इसको अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10%, जो कि x है, इंटू 1000 लिखोगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने उस वक्त निकाला था जो 180 ग्राम था, MB की जगह पे 180 रख दोगे, और 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 10 लिख दो, यहाँ पे 100 माइनस 10। अब ये तो लिखना भी नहीं, बहुत इजी है, 90। आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 180 इंटू 90। अब ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल m, इसको निकाल लोगे तो इससे वो आ जाएगा। तो तुम्हें एनसीईआरटी के फिर 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो इंटेक्स का था, ये है 20%
कौन सा, पोटेशियम हाइड्राइड वाला। और क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का था वो भी सॉल्व हो गया। डन। अब हम जैसे ये फिनिश हो जाएगा मोलरिटी और मोलरिटी, फिर हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट करती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। अगर आपको मोलरिटी नहीं आई तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले न्यूमेरिकल आने में दिक्कत होगी। मोल फ्रैक्शन नहीं आया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, वही करना है जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मैंने रब कर दिया, जिनको नोट करना हो फटाफट नोट कर लो। इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया तुम्हारा मोलरिटी। मींस हमने क्या कहा था कि मोलरिटी अगर मोल फ्रैक्शन नहीं आया तो आपको दिक्कत होगी किसमें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। दूसरा स्टेप जो हमारा स्टार्ट होगा, थर्ड स्टेप, वो होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और उसको तुम्हें देखना है कि कैसे कैसे करते हैं मोल फ्रैक्शन। जिस बच्चे को 10 तक मैथ्स आती है उसको मोल फ्रैक्शन आता है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, पता है आपको? नहीं। सारे स्टूडेंट को बताओ जरा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताना ये क्या है। ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये तीनों किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं, है ना? ओके। दूसरा मैंने लिया, ये स्फेरिकल बना दिया 5, ठीक है? हाँ 5, अरे देखो 5 हो गया ना, तो कितने हो गए, 5। अब तुमको पूछा जाए कि ट्रायंगल और इन दोनों को एक बड़े से बैग में मैंने भर दिया। ये बैग है, ऐसा बैग तो होता नहीं मगर बना दिया, बनाने क्या जाता है, ठीक है? अब इन बैग में से रैंडमली हाथ निकाल के अगर इनमें से कुछ निकालोगे तो रेड वाले के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कहोगे सर मुझे तो आता है 3/5 + 3, यही तो बोलोगे 3/8। ये जानते हो? अगर नहीं जानते तो जानते हो, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और अगर ब्लैक वाला होगा, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगी? ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी तो कुछ नहीं होगी, वो बोलोगे 5/8, या और अच्छे से बोलोगे तो 5/3 + 5, मतलब 5/8 ही आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। आ गया? तो अब क्या करोगे, ये प्रोबेबिलिटी है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्लियर। अब तुम सोचोगे कि बेवकूफ बना रहे हैं कब से, अरे प्रोबेबिलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? अरे यही है मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। मोलल प्रोबेबिलिटी, मोलरिटी के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ऐसा डेफिनेशन कहीं गिवन नहीं है, मगर है यही। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम सॉल्यूशन में लेते हैं, यहां पे हमने ले लिया इसी जगह पे। अब इस बैग को चेंज करके मैंने बीकर बना दिया, या कोई कंटेनर बना दिया, या कोई ऐसे कंटेनर बना दिया जिसमें लिक्विड स्टोर कर सके। तो मैंने ये बना दिया गंदा सा बीकर, बन गया। अब इस बीकर में हमने डाल दिया नकल को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहां पे भर दिया पानी को हिंदी में कहते हैं वाटर, H2O, ठीक? इस सोडियम क्लोराइड का हमने ले लिया 10 मोल और वाटर का ले लिया 55.55 मोल। अब जरा मुझे बताइए, इस पानी वाले बैग में हाथ निकाल डालेंगे तो NaCl के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बोलोगे सर NaCl के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/10 + 55.55, यही बोलोगे। दूसरे साइड से बोलेंगे इस बॉटल में पानी निकालो बैग वाले में, तो अब पानी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर 55.55/10 + 55.5। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसके पास थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, और जो ज्यादा मैथ्स पढ़ता है उसके लिए बाद में बात करते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई जरा मुझे बताओ? 1। प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 आता है, नहीं आता है? ऐसे मोल फ्रैक्शन का भी सम ऑलवेज 1 आता है। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट मैंने डिस्कस किया। अब इसको थोड़ा फैक्ट पे जाते हैं, रिलेट करते हैं, देखते हैं क्या जो मैं बता रहा हूं वही सही है या कुछ अलग है। सेम सिचुएशन, अगर हमने ले लिया NaCl, इसका मोल लिया 10, दूसरा ले लिया वाटर H2O, जिसका मोल लिया हमने, मोल नंबर ऑफ मोल से मोल है मोल, इसको मैंने MOL लिख दिया, और इसका 55.5 लिख दिया, ये भी मोल है। अगर हमको NaCl की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, NaCl का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक?
अब हमें NaCl का मोल दिया हुआ है, उसकी जगह पे 10 रखो, यहाँ पे दिया हुआ है फिर 10 रखो, फिर 55.5 रख दो और जोड़ दोगे तो NaCl का मोल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर हो गया आपको? आपको भी क्लियर हो गया, तुमको भी क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ो। ठीक, अब दूसरे सिचुएशन में क्या इतना इजी क्वेश्चन क्लास 12 में आएगा? भूल जाओ, मगर टफ को जानने के लिए हमें पहले इजी तो जानना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे हटा और बुक का भी क्वेश्चन निकालता हूं। क्वेश्चन में क्या है, 20% KI। फिर से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं फिर से वर्कआउट करता हूं। कौन सा है, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें फिर दिया है 20% KI। डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी को देख के मत बोलना। इन एक्वस मीडियम, उसमें छोटा सा लास्ट में लिखा हुआ एक्वस मीडियम, बच्चा परेशान, एक्वस मीडियम क्या होता है? एक्वस मीडियम मतलब इसको क्या कहते हैं, ये पानी, इसमें क्या डिसॉल्व है, 20% पोटेशियम आयोडाइड बन गया। इसके बाद इस वाले बैग में पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन क्या है? तो कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक, दिया तो है 20%। नंबर ऑफ मोल्स हम लाएंगे कहां से, वाटर और KI का ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बड़े जीनियस है, कुछ भी कर सकते हैं। तो करते हैं, जो KI है उसमें छुपा के लिखा हुआ है 20% वेट बाय वेट, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि 20 ग्राम KI 100 मीन्स 80 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। इसके मीनिंग ये हुआ कि 20% KI मतलब 20 ग्राम KI कितने में डिसॉल्व है, 80 ग्राम ऑफ वाटर में। जब ग्राम मिल गया तो मोल हमारा निकल जाएगा। N इज इक्वल टू होता है W/M। N, W को क्या बोलते हैं, वेट, N को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। W कितना हो गया जल्दी बता दो, तो बोलोगे W हो गया 20 ग्राम, और KI का वेट मैंने उसी वक्त बताया था 127 प्लस 39 इज इक्वल टू 166। तो यहां लिखोगे 166, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI हो गया। वेरी गुड। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमको चाहिए वाटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI हमें मिल गया, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को हमने N2 बोल दिया। इसने बोला कि 20% मतलब 80 ग्राम क्या है, वाटर है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। दो चीजें हमको मिल गई, इसी वैल्यू को हम उठा करके यहां पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू 20 अपॉन 166 अपॉन 20 अपॉन 166 प्लस की साइन देना है, प्लस, मल्टीप्लाई ना कर देना, प्लस यहां पे लिखोगे 80 अपॉन 18, और जब इसको सॉल्व करोगे तो बिग बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ वही आंसर तुम्हारा आएगा, इससे बियॉन्ड आंसर नहीं है। इसका मतलब तुम सही सॉल्व कर लिए। डन, जल्दी से फिनिश करो, डू फास्ट, इसको जल्दी से सॉल्व करो। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, फिर वही क्वेश्चन नंबर 5, और उस क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 10% ग्लूकोज। ठीक है, तो 10% ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 10% ले लोगे, और ग्लूकोज का मास कितना है, C6, एटॉमिक नंबर जो भी है, फार्मूला C6H12O6 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है। सेम पैटर्न में आप उसको निकालोगे और लिखोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पे भी एक्वस मीडियम गिवन है। फिर क्या करोगे, आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ग्राम है। ये वेट बाय वेट क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पहले वाला किया था, सेम उसी पैटर्न से ये भी करो। 10 अपॉन कितना करोगे, 10 अपॉन 180 प्लस 10 अपॉन 180, अगेन 10 अपॉन 180 प्लस 90 अपॉन 980 कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? डाउट है, फुल ऑफ डाउट है, बोलो नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन टेक्स्ट का एक्सरसाइज का नहीं है, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम इन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम इन टेक्स्ट में लिखा क्या है वो देखो, इसको मैं रख रहा बता रहा हूं, आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेना। इसको ऐसे रख कर दिया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है पता है? लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। है क्या? बेंजीन, जिसको बोलते हैं C6H6। तो ये C6H6 बेंजीन है, 30% बाय मास इन CH4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4। यहां पे लगा दो CCl4। दो चीजें देती, पहला ये और दूसरा ये। डन। अब क्या करोगे? तो 30% ग्लूकोज दिया कितने में? बेंजीन में। तो पहले इन दोनों का मास निकालो। इसका मास निकालो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 78। यहां पे 12 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 154। इन दोनों का हमें मिल गया मास। निकालना क्या? 30% बेंजीन का। तो लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, बी फॉर बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसमें डिजॉल्व है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। दूसरा कंपाउंड जो है वो CCl4 है। तो लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। अब क्या लिखोगे? XB इज इक्वल टू, ये क्या है? WB। WB मतलब इसका मास निकालो। मास निकालोगे तो यहाँ पे गिवन है 30 और मॉलिक्यूलर मास कितना लिया मैंने? 78। फिर क्या लिखोगे? 30 अपॉन 78 प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? CCl4। उसका कितना परसेंट बचेगा? ऑब्वियसली जब 30 100 में से चला गया तो कितना बचा? सबको पता है 70 लिख दिया और उसका मॉलिक्यूलर मास 158 लिखा। आंसर आ गया। दैट्स ऑल। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो हमने आज डिस्कस किया मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3, 2, 4, 5 जो भी है। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब एक हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेनरी लॉ का फॉर्मूला बताएंगे। सबसे ज्यादा तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, आज हम उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा? हेनरी लॉ और नेक्स्ट क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो रेडी फॉर दैट, हेनरी लॉज एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले हेनरी लॉ और फिर बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। हेनरी लॉ का सारे बच्चों को आइडिया तो है ही। हेनरी एक लॉ था, ऐसा कुछ नहीं है। हेनरी एक आदमी था, उसने जो लॉ दिया उस लॉ को बोला गया हेनरी लॉ। देखने को तो बड़ा नाम खराब है, जल्दी याद भी नहीं होता है, मगर है बड़ा इजी। एक बीकर ले लिया। जरा तुम बताओ भाई, इस बीकर में कितना मटेरियल भरा हुआ? आधा या फुल? एकदम गलत। आधा लिक्विड भरा हुआ, बचा हुआ गैस। कोई अगर इसको मना करके बताए तो बताए, यहां तो गैस है कि नहीं है, और एक है लिक्विड है। तो कोई बीकर खाली हो ही नहीं सकता, उसमें या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। गैस हमें दिखता नहीं, हम इसे कहते हैं ये खाली है, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में खाली नहीं होता है, कुछ सब कुछ भरा होता है। और ऐसी पढ़ाई करोगे तो मार्क्स भी बराबर आएगा, और फिर घर वाले तुमको हरा भरा कर देंगे। बेटा अब इधर गैस को मैंने लाल लाल कर दिया। ये रेड कलर के मॉलिक्यूलर गैस है जो बहुत दूर होते हैं। गैस की प्रॉपर्टी है एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इनके अंदर कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं है। तो जानते हो गैस को कोरोना नहीं हो सकता, इंटरेक्शन नहीं होगा ना, ये पॉसिबल है। यहां पे हमने क्या किया कि एक सेट कर दिया कंप्रेसर टाइप का, ठीक, और उसको इसके थ्रू कंप्रेस किया। जब ये यहां था, ये वाला कंटेंट जिसको पिस्टन कहते हैं, तो यहां था तब तो कुछ नहीं हुआ, वो जैसे का तैसे था। मगर जैसे ही मैंने इसको यहां पे लोड प्रोवाइड कर दिया, 5 किलो 10 किलो ऐसे करके कंप्रेस किया डाउन पे, तो फिर क्या हो गया? तुम सोच नहीं सकते हो क्या हुआ। सोच सकते हो? सोच सकते हो तो अच्छी बात है, उसमें मेरी क्या गलती है। ठीक, ये मूव करने लगेगा नीचे, मतलब ये नीचे यहां तक पहुंच जाएगा ऐसे। जब ये यहां तक पहुंचा तो ये जो रेड कलर के गैसेस मॉलिक्यूल थे यहां 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 नहीं, इसके घर में भी घुस गए। ठीक, यही हेनरी को बड़ा मजा आ गया, अरे ये तो ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये कौन है? गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्या चीज? सॉल्युबिलिटी ऑफ
कहां पे? इन लिक्विड। कहां पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। जितना ज्यादा इस पे प्रेशर ऐड करोगे गैसेस मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। तो क्या बोलोगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। तो हेनरी लॉ में क्या स्टेट हुआ कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में इंक्रीज कर जाएगी जब आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे। इसी बेस पर उन्होंने कहा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये भी कहा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m क्या है? मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन इट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटा दिया तो P kh into x हो गया और ये P kh into mv हो गया, राइट। जो kh है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, डन। तो इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशंस के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स का। जो न्यूमेरिकल्स को हम अगले टर्म में करेंगे, मगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्क्रिमिनेशन तो अभी कर लेंगे। अब जरा देखो, यहां पे एक होती है प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्या करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है बट नेचर पे डिपेंड नहीं करती। उसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमारे कोर्स में टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या चीज? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। यहां पे जो P नॉट है वो प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो एक हो गया प्योर वेपर प्रेशर, दूसरा क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब हमको क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है। P नॉट जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे P लगा दोगे, यहाँ पे P नॉट लगा दोगे, XB को लिखोगे NB अपॉन NB प्लस NA। A होगा सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका A। ओके, अब क्या करोगे? इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू NB को लिख सकते हो WB बाई MB और Na को लिख सकते हो WA बाई MA। ये वाली चीज यहां पे पुट कर दो तो WB बाई MB अपॉन WB बाई MB ये वाला प्लस WA अपॉन MA। मैं फिर से बोल देता हूं, P नॉट माइनस P जैसे का तैसे अपॉन PB जैसे का तैसे। NB को स्पेंड कर दिया, WB MB कर दिया, वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो चीज यहां पे से नीचे रख दिया और यहाँ पे WA और MA कर दिया, यहाँ पे इसको सॉल्वेंट को नीचे रख दिया, डन। इसके केस में जब कभी भी एक्सेस ऑफ डाइल्यूशन हो तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मगर लिखना पड़ता है एक्सेस ऑफ डाइल्यूशन। तो बोलोगे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं WB MB और ये वाला ये जो है ऊपर ले जाएंगे तो WA हो जाएगा और MA हो जाएगा। इससे हम लोग वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब आ जाओ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। शॉर्ट टर्म में अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होता है कि अगर हमने एक कंटेनर को लिया, उस कंटेनर में हमने डाल दिया H2O, उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 375 केल्विन, 373 केल्विन, ओके। जब हमने इसमें C6H12O6 या कोई भी सॉल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो थोड़ी बढ़ गई। वो कितनी हो गई? 100 की जगह 373 की जगह पे 375 केल्विन हो गई, ठीक। तो इनिशियल टेम्परेचर जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर था उसको बोला T1, जो सॉल्यूट का टेम्परेचर था उसको बोला T2
सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बोला 373 केल्विन और सॉल्यूट का टेम्परेचर को बोला 375 केल्विन। इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर आएगा चेंज, जिसको हम बोलेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 2 केल्विन। तो जो 2 केल्विन आएगा वो होगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्यों कहेंगे? डेल्टा बोलेंगे चेंज, टी बोलेंगे टेम्परेचर और बी बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू दिस वन। डन। अब इसको एक्सप्लेन कर दो। अब यहां पे लिखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्मॉल m, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अब क्या करोगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम कर दोगे। डन हो जाएगा। अब m को और आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, m क्या होगा? WB MB और फिर से क्या WA और 1000। इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। और जो ये केबी है इसका नाम बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आज दो चीजों का हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पे रिमेनिंग नेक्स्ट पॉइंट और उसके न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।